नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग लगातार भड़की हुई नजर आ रही है। ईरान में इजराइल और अमेरिका लगातार तबाही मचा रहे हैं। ईरान भी अमेरिका इजराइल पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कह दिया है और मिडिल ईस्ट में मची तबाही से बाकी के देश हैरान है, स्तब्ध है, क्योंकि हमले तो उन तक भी जा रहे हैं। हमलों से ईरान और इजराइल दोनों देशों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। मुस्लिम देश इन दिनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में आखिरकार ये मुस्लिम भाईचारा कहां गया? क्या ये लड़ाई फिर से एक बार शिया सुन्नी वाली हो गई है? मिडिल ईस्ट में सदियों पुरानी लड़ाई क्या अब खुली जंग में तब्दील हो गई है और अरब दुनिया इसका सबसे बड़ा शिकार बन रही है? ईरान के शिया विस्तारवाद और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सुन्नी ब्लॉक के बीच प्रॉक्सी वॉर ने यमन, सीरिया, इराक, लेबनान को तबाह कर दिया है। अब इससे पहले आगे बढ़े, आपको शिया और सुन्नी की लड़ाई समझा देते हैं। बात सबसे पहले हम करते हैं 1979 ईरान के इस्लामी क्रांति ने शिया विस्तारवाद को जन्म दिया। इस्लामिक क्रांति के बाद सुन्नी देशों में डर फैलना शुरू हो गया और 1980 से 88 का जो वर्ष रहा उसमें ईरान और इराक के बीच में युद्ध हो गया। सुन्नी ने शिया पर हमला किया, रासायनिक हथियारों के दौरान इस्तेमाल तक किया। 3 साल के बाद 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद इराक में शिया विद्रोह युद्ध के समय हजारों शियाओं को मार दिया। 2003 और 11 का जो वक्त आता है उसमें अमेरिका ने इराक पर हमला किया। शिया और सुन्नी के बीच में झड़प की खबरें एक बार फिर से आ गई और पाकिस्तान से तो आए दिन ऐसी खबरें आते रहती है, आपको याद भी होगा। कभी किसी मस्जिद को उड़ा दिया, कभी किसी व्यक्ति को गोली मार दी और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी की होती है। 2011 का साल आता है, शिया और सुन्नी में सीरियाई गृह युद्ध शुरू हो जाता है। ईरान हिजबुल्लाह ने असद का साथ दिया, सऊदी अरब ने तुर्की विद्रोहियों का साथ दे दिया। 2011 में बहरीन में शिया बहुमत का विद्रोह देखने को मिला। सऊदी सेना ने शिया विद्रोह को दबा दिया। सऊदी अरब क्योंकि सुन्नी बहुल राष्ट्र है। उसके बाद आता है साल 2014 से 17 का। इराक और सीरिया में आईएसआईएस का प्रभाव देखने को मिलता है। सुन्नी ने सीरिया में शियाओं का नरसंहार किया और आईएसआईएस के हमले में लाखों लोग मार दिए गए। तो ये तो पूरा इतिहास था, लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट में आग भड़की हुई है उसके बाद एक बार फिर से इन्हीं सवालों को जन्म मिलने शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं। युद्ध की भयंकर आग जल रहा मिडिल ईस्ट। आमने सामने शिया सुन्नी, अब अंतिम घड़ी। यूएस की चेतावनी, आज रात खेल खत्म। मैदान में कहा गया मुस्लिम भाईचारा। तो इसी पर आज सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार युद्ध के मैदान में अचानक से ये भाईचारा कहां गुम हो गया है? इस धुएं में उड़ गया है या इस विस्फोट के साथ तबाह हो गया है? क्योंकि ये दुनिया सवाल पूछ रही है कि ये जो 57 राष्ट्र अपने आप को छाती ठोक करके ये कहते हैं कि मुस्लिम भाईचारा है, तो आखिरकार ये मुस्लिम भाईचारा आज कहां गया? क्यों बाकी देशों पर हमला किया जा रहा है? अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है कि मसूद पेजेश्किन ने आज कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? शब्द अगर गारंटी होते तो इतिहास में जितने शिया सुन्नी वाले मिडिल ईस्ट में संघर्ष देखे गए हैं वो दोबारा ना होते, लेकिन वो भी हुए।
अब इसी पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु है, विक्रम गोस्वामी राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू महासंघ के, फाजिल अहमद है मुस्लिम स्कॉलर है, इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर है, मौलाना असलम रिजवी ईरान मामलों की जानकार है, वो भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोकर मेरे साथ जुड़ेंगे और बाकी तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ डॉक्टर एच.एस. रावत, जो मैंने अभी तक पूरी लिस्ट एक दिखाई है उसके हिसाब से तो ये शिया सुन्नी वाला मिडिल ईस्ट में हमेशा से हमने संघर्ष देखा है, तो क्या इस बार भी वही हम देख रहे हैं? क्योंकि तमाम देशों पर ईरान की तरफ से हमला भी किया जा रहा है, खासतौर पर सऊदी अरब को तो पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं कि वहां से तेल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया जाए, उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए और इस तरीके से कंगाली की तरफ सऊदी को ढकेल दिया जाए। तो ये शिया और सुन्नी वाला संघर्ष है। मीनाक्षी जी, इतिहास के अंदर जब आप कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, यानी जब शुरुआत ही इस प्रकार की 1440 वर्ष पहले इस्लाम के अंदर दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, वो कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। जब ये एक साथ नहीं रह सकते तो बाकी और गुट बने हुए हैं, वो भी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये स्थिति तो जब तक ये दुनिया रहेगी और जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक इस्लाम में ये स्थिति रहेगी, आप सुन्नी शियाओं को मार देंगे तो दूसरे लोग तैयार हो जाएंगे। अहमदियों को कैसे मारोगे आप? तो फिर उसके बाद उनको भी मार दोगे, तो फिर हिंदू हैं, फिर यहूदियों को इतना मारा आपने, कैसे करोगे? तो जीवन ऐसे नहीं चल सकता। जब तक इनको अपने धर्म के अंदर चेंज नहीं कर रहे होंगे, जब तक भाईचारे की बात नहीं लानी होगी, जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और ये इतनी खतरनाक स्थिति है विश्व शांति के लिए कि आज विश्व जो है आग के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, और वो सिर्फ इस्लाम के कारण है। अगर आप देखें, पहली स्थिति को देखें तो आज से तब से आपने जो स्टोरी बताई है, जब से इतिहास बताया, लेकिन आज की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर भी चैन से ना रह पाए, हिंदुस्तान के भी 3-4 टुकड़े हो गए। और आज हिंदुस्तान के अंदर भी ये स्थिति पैदा कर रखी है कि आप कोई भी अगर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका आप गर्दन काट दो, उसका तरसन से जुदा कर दो इस्लाम के नाम पर। और अगर आप बोलो कि इंशाअल्लाह कि अफजल गुरु के बारे में बोलो, आप देश के टुकड़े के बारे में बोलो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में काउंट होता है। और अगर कोई इस्लाम के बारे में बोले तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और वो भी वही बोल रहा है व्यक्ति कि जो उसकी इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है। ऐसा तो इसलिए इनका युद्ध कभी खत्म नहीं देखते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हाल फिलहाल में जो हम स्थिति देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका फायदा सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका की तरफ से उठाया जा रहा है कि आपके बीच में जो गैप है उसे और ज्यादा खाई में हम तब्दील कर देंगे? देखिए, खाइयां तो बढ़ेंगी और ये बढ़ चुकी हैं, आगे तक के लिए बढ़ चुकी हैं। आज चाहे ईरान को आप खत्म कर देंगे, कमजोर कर देंगे, लेकिन ईरान इनको छोड़ने वाला है नहीं। ईरान की जो स्थिति है और उसकी जो ग्रह चाल है, वो नहीं छोड़ेगा इनको, वो आगे भी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, फाजिल अहमद जी लड़ेगा। फाजिल अहमद जी, ऐसा है क्या ये जो खाइयां है वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है इस युद्ध के साथ? अनम्यूट करिएगा प्लीज। खाइयां किसके बीच में, ये तो बता दीजिए। नहीं, सवाल बहुत सीधा था, शिया वर्सेस सुन्नी, उसी का तो जवाब दे रहे थे। नहीं हो रहा है, आप ही के चैनल पे हो रहा है। अच्छा, फिर कैसे आ गए आप? सुन्नी देश है, सुनिए। हाँ। फिलिस्तीन सुन्नी देश है। हाँ। मस्जिद अक्सा के लिए ईरान अपने को मिटाने को तैयार है, और फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमान जो सुन्नी मुसलमान 74,000 मारे गए, उनका बदला कौन ले रहा है? शिया मुस्लिम देश। कौन मदद कर रहा है फिलिस्तीन की? हूती मदद कर रहे हैं जो शिया हैं, हिजबुल्लाह जो शिया हैं, ईरान जो शिया हैं। तो पूरी सुन्नियों की लड़ाई तो शिया लड़ रहा है। और जब अयतुल्लाह अली खामनेई साहब, हम तो नहीं कहते कि वो शहीद हुए हैं, अभी वो हमारे बीच में है, जिंदा है, लेकिन जब ये खबर आई, तमाम सुन्नी मस्जिदों में पूरे देश के, शिया सुन्नी तो छोड़ ही दीजिए, हिंदू भी रोए, सभी लोगों ने आंसू बहाया, उनके शख्सियत को सलाम किया। आज वो हमारे बीच में, अमेरिका के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से अभी अलाइव है, जिंदा है और हमारे बीच में है। तो शिया सुन्नी की लड़ाई तो ये पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं हम। कभी पूरे दुनिया के अंदर कोई इस बात, क्या बेकार की बातें करते हो? कभी तो ढंग की बात कर लिया करो फाजिल भाई, कभी ढंग की बात कर लिया करो, कभी इतिहास के पन्नों के हिसाब से भी बात कर लिया करो। आप पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, आप क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं जिनका कोई सिर ना होता ना पैर होता है? आप एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, शिया सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर शिया सुन्नियों की मदद करते हैं तो फिर आज क्यों आपने अमेरिका को अपने बेस दे रखे हैं वहां पर सुन्नी देशों ने? क्यों नहीं आज सपोर्ट करते आप ईरान की?
जब ईरान अगर सुन्नियों की सपोर्ट कर रहा है शिया होकर के, तो फिर आप लोगों को भी तो करना चाहिए ना। इसका मतलब आपके अंदर गद्दारी है। आप जो खून है आपका वो ठीक नहीं है, इसका मतलब आपसे ज्यादा अच्छे शिया हैं। फिर आपकी आपकी मदद वो कर रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, लेकिन आप उनके लिए अमेरिका को बेच दे रहे हैं कि यहाँ से मारो इसको। है तो कभी कम से कम पूरी ऐतिहासिक दुनिया बात कर का लिया करो। मुसलमान, आप सुनिए, एक पढ़े लिखे पूरी दुनिया का इंसान हो, मुसलमान, मैं इज्जत सुनिए करता हूं, रावत आपकी साहब, मैं बहुत इज्जत करता हूं। कम से कम ऐसी बात तो किया करो जो लोग बोले कि हाँ भाई फाजिल भाई ने आज एक बात अच्छी करी है। आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? जो इतिहास आज बच्चों को इतिहास पता है इस बात का कि भैया आज ईरान के दुश्मन सऊदी अरब बने हुए हैं, सारे के सारे जितने भी हैं सब लोगों ने आपने बेच दे रखे हैं। किस लिए बेच दे रखे हैं? वहां पर क्यों अमेरिका को बेच दे रखे हैं? क्यों? ईरान की वजह से। मैं बोलूं मीनाक्षी जी? बोलिए मैं बोलिए बोलूं अब? बोलिए बोलिए। नहीं, इनको और थोड़ा बोल लें तो फिर एक ही बारे में बोलेंगे। नहीं आप बोल लीजिए। नहीं आप बेस जो बोलिए। दे रखा है ना रावत साहब, जो बेस दे रखा है इजराइल के डर से दे रखा है। वो यहूदी देश इजराइल के डर से बेस दे रखा है। अमेरिका इजराइल से डरवा करके वो बेस लिया कि आप हमारी मदद करेंगे। और आज भी सुन लीजिए, हमला किसी सुन्नी देश पे नहीं हो रहा है। हमला हो रहा है किस पर? हमला हो रहा है अमेरिका बेस पर। सुन्नी देश पर मत सोचिए, वो अमेरिकन बेस पे हमला हो रहा है। नहीं अमेरिकन बेस पर हमला हो रहा है। और सारे सुन्नी, सुन लीजिए, सुन्नी दो तरह के हैं। एक जो बादशाह है वो अमेरिकी परस्त है, वो एपस्टीन फाइल वाला है। सुनिए, जो एपस्टीन फाइल वाले हैं उनकी अलग जात है, और जो नॉन एपस्टीन है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं। फाजिल अहमद जी, आप हमेशा आज तक ये कहते रहे कि हिंदुओं में ये होता है वो होता है, आज आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि सुन्नी दो प्रकार के होते हैं, शिया एक प्रकार के होते हैं? अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आरामको पर वहां पर जो हमला हो रहा है सऊदी अरब में, वो क्या बेस बने हुए हैं वहां पर अमेरिका के अंदर? किसी शिया सुन्नी में ऐसा नहीं है कि उसका छुआ पानी न पिए, उसको अछूत कर दें, उसको नीच समझे, उसको घोड़ा पर चढ़ के शादी न करने दे। अच्छा। वो वेद कुरान पढ़ ले तो फिर उसकी वो जबान पाकिस्तान में अभी जो हमला हुआ था एक मस्जिद के भीतर, वो क्यों हुआ था? वो प्रेम दिखाने के लिए हुआ था। रावत साहब बैठे हैं, ये दलित का छुआ पानी नहीं पिएंगे। अच्छा। ये उनको अपने दरवाजे में चढ़ने नहीं देंगे। अरे कैसी इनके सामने वो चप्पल पहन के नहीं जा सकता। ऐसा दुनिया की किसी कौम में नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसा किसी कौम में नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हैं फाजिल अहमद जी, कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए बादल भाई, अभी तो आजकल तो सब जगह पाइपलाइन डल गई है पानी की। विवाह शादियों में पानी जो है ना, जिनको अछूत बोल रहे हो ना, वो पानी भर के लेके आते हैं, और पूरा ब्राह्मण और पूरा सवर्ण समाज उन्हीं का पानी पीता था। और आपको बता दूं, जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है और गन्ने का गुड़ बनता है, वही अछूत गुड़ को बनाते थे सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो विवाह शादियों में पूरी सब्जी रोटी खाना बनता था, वही अछूत। तो आप मुंह से पैदा हुए हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। आप मुंह से पैदा हुए, चलिए अब इसलिए आप टॉपिक पर वापस आ जाइए। पैर से पैदा हुआ है, इसलिए वो निकृष्ट है। अरे फाजिल अहमद जी, आरामको पर जो हमला हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किस पर? टॉपिक पर आइए। तेल कंपनी, रिफाइनरी, वहां पर हमला जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए, इब्राहिम लिंकन जहाज आज डूब गया, बहुत मुबारक हो आपको। इब्राहिम लिंकन जहाज आज डूब गया, ईरानियों को मुबारक हो। मुबारक हो। मैं आपके ईरानियों को मुबारक हो, पूरी दुनिया के लोगों को ईरान को शाबाशी दे रहा हूँ। ईरान को शाबाशी दे रहा हूँ, रूस को, चाइना को शाबाशी दे रहा हूँ कि जहाज डूब गया। जिस तरह से ईरान मार रहा है ना, ये तकलीफ है इनको। इनके काका लगते हैं नेतन्याहू। इनको, इनकी क्या मतलब है? एक मंदिर नहीं है वहां, अरबों में मंदिर बना के रखा है। हमारे देश के 4 बाहर बंदरगाह दिया था, अपनी जमीन फलस्तीन के लिए आप रोना रोते हो? आपका क्या मतलब है? आप फलस्तीन और गाजा के लिए रोना रोते हो? आप क्यों मोमबत्ती जलाते हो जब वहां पर हमला होता है? हम तो इंसानियत की बात करते हैं। जब इजराइल के अंदर 1500 लोगों को, निर्दोषों को मार दिया हमास ने, उस समय तो आपको रोना नहीं आया? उस समय रोना नहीं आया आपको? उस समय क्या हो गया था आपको? उस समय इंसानियत खत्म हो गई। मंदिर भी नहीं है, और अरबों ने मंदिर बना के रखा अपने देश में कि हमारे भारतीय हिंदू भाई आते हैं तो वो अपनी पूजा पाठ करें। लेकिन एक भी इजराइल के अंदर मंदिर नहीं है, और वो गाय का मांस खुलेआम खाते हैं। अब भारत ही उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना करीबी दोस्ती हो गई इनकी आज इजराइल से। जो इजराइल हमारे देश में नफरत फैलाने काम किया, ज्ञान माफी मस्जिद में 2 यहूदियों को पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि वो अंदर का वीडियोग्राफी कर रहे थे। फाजिल अहमद जी, क्यों मुझे बार बार आपको स्टेशन पर लेकर के आना पड़ता है? आप हमेशा बेपटरी रहते हैं। मैंने आपसे पूछा आरामको में क्यों हो रहा है यह हमला,
आप कहां तक पहुंच गए, अरे उसके सापेक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। आप मुझे बस उतना बता दीजिए, बाकी और मेहमानों का भी रुख कर लूं मैं। ये हमको लिख के भिजवा दिया कीजिए, हम हाँ। वही पढ़ दिया करेंगे। अच्छा, ठीक है, आपकी जो आपको क्यों आप अच्छा पढ़ के नहीं लगे ना, बैठते? वो लिख के आप दे पढ़ दीजिए। के नहीं बैठते फाजिल अहमद जी, गुस्सा मत होइए ना आप, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप समझा करिए कि 3 और लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं कि फाजिल अहमद जी का पूरा हो जाए तो वो हमारी तरफ भी आए, मीनाक्षी हमसे भी सवाल पूछ लें। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुस्सा या नाराजगी की कोई वजह नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर ये सवाल उठ रहे हैं किसी के जहन में तो जवाब साहब आप ही दे सकते हैं, आप ही मुस्लिम स्कॉलर हैं, बाकियों के ज्ञान को तो आप वैसे भी परखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो पूरी दुनिया को फिर ये बताइए कि अगर ईरान हमला कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है कि शुरुआत में सबसे पहले जो हमला किया गया था वो यूएस नेवल बेस पर किया गया, उसके बाद दूतावास पर किया गया, उसके बाद तीसरी लेवल पर आगे बढ़ते हुए जो अमेरिका की प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच में हमने कुछ तस्वीरें देखी थी बहरीन से आते हुए कि 5 सितारा होटल पर हमला किया गया, आबू धाबी के निकट जो आबू धाबी में जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के निकट एक ड्रोन घूमते हुए नजर आता है, बुर्ज खलीफा की लाइटें बुझा दी जाती है, एहतियाती तौर पर उसे खाली करवा लिया जाता है। फाजिल अहमद जी रुक जाइए, सुन लीजिए, दुबई में जब ये सब कुछ होता है उसके बाद हम तस्वीरें देखते हैं कि आरामको रिफाइनरी को वहां पर सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, उसको कई बार उसके टर्मिनल्स को बंद करना पड़ता है। सऊदी अरब भी पूरी तरीके से लग गया है कि इसको किसी तरीके से रोका जा सके। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ, आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ बैठे हैं, आप वो चीज समझा दीजिए ना। देखिए, पूरे अरब को गुलाम बनाए, एक जहनी गुलामी होती है, एक गुलामी हाथ में हथकड़ी लगा के होती है, एक जहनी गुलाम बना के रखा है। तेल अरब का, दौलत अरब की मालिक अमेरिका रहेगा। यही गुलामी को तोड़ने के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने एक कोशिश की कि अमेरिका से मिडिल ईस्ट को खत्म कर दिया जाए। आज वो कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। अरबों की गुलामी को तोड़ने के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कसम खाई थी और वो आज कसम पूरी हो रही है। आज वो होते हमारे बीच में तो कितना खुश होते कि आज जिस तरह से इब्राहिम लिंकन जहाज डूबा है और डूब गया है, आज दुनिया देख रही है कि ईरान की ताकत क्या है। जिसने भी अमेरिका की गुलामी की, वो गरीबी की दलदल में हमेशा, जॉर्डन आगे बढ़ा, अरब आगे बढ़ा, मिस्र आगे बढ़ा, कौन आगे बढ़ा? जो अमेरिका की गुलामी कर रहा है वो हमेशा गरीबी बना रहा। लेकिन जो लोग भी सर उठा के अमेरिका के खिलाफ किए, आज वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 ताकत कौन है? ईरान है। सबसे नंबर 1 इकोनॉमी किसके पास है? ईरान के पास है। इतने सैंक्शन के बावजूद भी आज सबसे ज्यादा बेहतरीन इकोनॉमी बना के रखा है ईरान ने। इतने हथियार पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद, हाँ, अगर वहाँ दूसरा की कोई होता करेंसी, ना, वहाँ की जो करेंसी है वो एक, अगर आप देंगे रियाल तो उसके बाद उसमें कितने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, कितने 13 लाख 14 लाख $1 की कीमत। और पहली बात, आपने ये जो झूठी खबर दी है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब्राहम लिंकन पर हमले की खबरें आई थी, लेकिन अब्राहम लिंकन डूब गया है, ये पूरी तरीके से फॉल्स खबरें बताई जा रही है। अब जरा इमरान खोखर जी को मैं शामिल कर लेती हूँ। इमरान खोखर जी, इस पूरे मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपने बताया था, समझाया था कि किस तरीके से कुछ ऐसे देश हैं जो ये मान करके बैठ गए हैं कि अमेरिका ही उनका सब कुछ है, और ईरान ने उस बात से इनकार कर दिया। ईरान को लेकर के उसे किसी ने कोसा नहीं है। हर व्यक्ति को, हर देश को अधिकार होता है कि उस पर हमले होंगे तो वो बराबर से जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में ये आरामको पर जब हमले हो जाते हैं, दुबई में जब हमले हो जाते हैं, बहरीन में जब हमले हो जाते हैं होटल पे, इसलिए ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं। बोलिए। देखिए मैडम, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि जब मेरा भाई अगर दुश्मन का साथी बन जाएगा, है तो मेरा भाई, अब उसको समझाने के लिए कि तू दुश्मन का साथ मत दे, हमें 2-4 चपत लगानी पड़ती है समझाने के लिए कि देख तू दुश्मन का साथ मत दे वरना नुकसान उठाएगा। तो आरामको पे हमला हो, चाहे वो फेयरमाउंट होटल पे हो या किसी दूसरी जगह पर हो, वो एक सांकेतिक हमले थे कि आप दुश्मन को अपनी जमीन ना दीजिए हमारे यहाँ हमला करने के लिए। इसके बावजूद भी मैडम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ये सब तो एक जनरल चीज हो गई। आज ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया गया है कि अब हम हमारे किसी भी नेबर कंट्री के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हाँ। जी मैं पूरी कर देता हूं मैडम। तो अब ये मसला क्लियर हो गया कि अब अगर आप अपने मेरे दुश्मन को अपनी जमीन देंगे, बेच देंगे, तो आपको परेशानी उठानी है। मसला क्या हो मैडम कि ये जो लग रहा था कि ईरान एक अमेरिका को लगा और अमेरिका को जबरदस्ती नेतन्याहू ने उलझा दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अपनी लोकल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर
कि चाइल्ड रेपिस्ट होने का मामला झेल रहे हैं, करप्शन का मामला झेल रहे हैं, इवन नेतन्याहू झेल रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, गाजा जो चला पिछले 2 ढाई 3 साल के अंदर, नेतन्याहू को पता था जिस दिन ये वॉर खत्म होगा उस दिन मेरी कुर्सी चली जाएगी। इतने करप्शन के चार्जेस नेतन्याहू पे इजराइल के अंदर लग रहे थे। 3 बार वहां चुनाव हुए, किसी को बहुमत नहीं मिला। ठीक इसी तरीके की कंडीशन आज अमेरिका की बनी हुई है। मिड टर्म चुनाव की वहां पे कंडीशन बन रही है। आप वहां की लोकल पॉलिटिक्स को जब पढ़ेंगे, हम तो बात करें एजुकेशन, जब हम पढ़ते हैं वहां की लोकल पॉलिटिक्स को, तो अमेरिका के साथ भी अब यही परेशानी आ रही है कि उसको इस वॉर के अंदर जबरदस्ती घुसना है। जिस दिन इस वॉर से वो हार के बाहर निकले उस दिन उनको उनकी सरकार भी जा सकती है, उनको जेल भी हो सकती है। एप्सिन फाइल के अंदर वहां पर जो डीओजे के अंदर मामला चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर, उसके अंदर भी हमें डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। कुल मिलाकर ये जो बिग बॉस बनने की चाहत अमेरिका की थी, ईरान ने उनके अरमान ठंडे कर दिए। चूंकि ईरान हमारा पुराना अलाइज है, ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइज है, ईरान हमारा व्यापारिक संबंधों का अलाइज है, तो हमारा फर्ज बनता था कि हम ईरान पे हुए कायराना हमले की कम से कम एक डिप्लोमेटिक तरीके से निंदा करते, कि जो आप किसी सॉवरन कंट्री के ऊपर जाकर आप इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते। विदाउट यूएन के अंदर रिजोल्यूशन पास किए, विदाउट अमेरिका की कांग्रेस में गए, विदाउट पब्लिक को पूरी तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ बिठाने के बाद, समझाने के बाद। लेकिन अब क्या हुआ कि उलझ तो अपन गए, या बाहर निकलना क्या है, तो बाहर निकलने के लिए एक नए तरीके तलाश किए जा रहे हैं। पूरा यूरोप आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतने हमले हुए, लेकिन मिडिल ईस्ट के किसी भी एक भी से वहां के देश के राष्ट्राध्यक्ष का बयान ईरान के खिलाफ नहीं आया। उन्होंने कहा हम खामोश बैठे हैं, आपको जो बेस पे हमले करना है करते रहिए। हाँ, हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं, अगर आप हमारे सिविलियन इलाकों पे आएंगे तो इंटरसेप्टर मिसाइल ईरान की मिसाइल को रोकेंगे। ये मेरा कहना है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, जो गलत है गलत कहे, चाहे वो हमास के द्वारा किया गया हमला हो या यूएस इजराइल द्वारा 160 बच्चियों को मारा गया हो। मौलाना असलम रिजवी जी, एक शुरुआत में वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, कि सऊदी अरब ने ये ट्रंप पर पूरी तरीके से प्रेशर बनाया कि अभी हमले करने का एकदम सही वक्त है, और अगर अब हमले नहीं किए गए तो ईरान बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, परमाणु देश बनकर के, और ऐसे में हमारे लिए जीना दूभर कर दिया जाएगा। तो उसकी जो ये खुन्नस थी, क्या ये शिया सुन्नी वाली नहीं थी? इसे किस तरीके से देखा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका, और आपके पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मैं सलाम करता हूं। देखिए, आपको धर्म दो तरह का इस दुनिया में दिखाई देगा। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन हैं, उनका नाम इमाम हुसैन है, वो कहते हैं कि धर्म दो तरह का होता है। एक वो है जो सिर्फ ज़बान पे होता है, और एक वो होता है जो हमारे दिल में उतरता है। ये जो सऊदी के लोग हैं, इनका नाम आप मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, जब इनकी हिस्ट्री आप देखिएगा तो इतनी भयानक है कि कहीं से भी दूर दूर इनके यहाँ आपको इस्लाम नज़र नहीं आएगा। मैं वो तमाम बातों को, जो कि चैनल की बात है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनके कारनामे क्या हैं। बस एक जुमले में ये सुन लीजिए कि एप्स्टीन फाइल अगर मुकम्मल तौर पे खुलेगी तो उसमें जो सऊदी के किंग हैं, उनकी फैमिली है, उनके लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और शायद सबसे ज़्यादा ये लोग हों। हमारे दो मुस्लिम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, शायद वो नाराज़ हो रहे होंगे कि मैं उनको ऐसा क्यों कह रहा हूँ। याद रखिएगा, ये सऊदी के लोग इन्हें मैं तो मुसलमान नहीं मानता हूँ। जब मैं इनको मुसलमान नहीं मानता हूँ तो फिर ये जंग जो हो रही है वो शिया और सुन्नी की जंग कैसे हो सकती है? नहीं मौलाना असलम रिजवी जी, मेरा सवाल ये कि इन्होंने प्रेशर क्यों बनाया होगा? प्रेशर इन्होंने इसलिए बनाया है कि इनको खतरा जो है ईरान से है। ईरान से खतरा इस बात का है कि ईरान जिस तरह से ईमानदारी के साथ हुकूमत कर रहा था और अपनी पब्लिक को लेकर, एक बात मैं ये भी कह दूं कि पूरी दुनिया में एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ईरान में इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब ये इलेक्शन के जरिए से जो है राष्ट्रपति बने हैं। वहाँ पे कारपोरेशन का इलेक्शन होता है, वहाँ पे सारे इलेक्शन है, मजलिस खबरगान का इलेक्शन होता है। तो ईरान में डेमोक्रेसी है, ये भी लोगों को ताज्जुब वाली बात होती है, क्योंकि मीडिया ने ईरान के खिलाफ इतना जहर उगला है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। कि आम ख्याल ये है कि वहाँ पर लोग जो है जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और औरतें जो हैं बहुत जुल्म का शिकार हो रही हैं। इस वक्त अगर आप कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ईरान में जो
सड़कों पे जो आपको लोग दिख रहे हैं उसमें औरतें ज्यादा हैं, यानी औरतें ईरान से मोहब्बत करती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से। वो जो आप वीडियोज आप लोगों ने देखा होगा, वो 10 से 15% लड़कियां खास तौर से कॉलेज की हैं जो आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ बोल रही हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं बहुत मोहब्बत के साथ, और बहुत अच्छा ये जो पैनल है इनके सामने मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है ईरान में एक और क्रांति मौलाना आ गई असलम है। रिजवी एक जी, क्रांति मौलाना बस मैं असलम खत्म कर रहा रिजवी जी, हूं। सुनिए, हमने ना कल एक वीडियो चलवाया भी था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक लंबे वक्त से वायरल भी हो रहा था, जब से ये खबर सामने आई थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे, महिलाएं ही सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, आजादी का जश्न मना रही हैं। विक्रम गोस्वामी जी, वो भी तो एक सच है, उसे भी तो स्वीकार किया जाना चाहिए। और जब बात ये आती है कि ईरान के अंदर किस तरीके से स्वतंत्रता थी, तो सिर्फ और सिर्फ ये याद आता है कि वहां कौन सा कानून लागू था, कितने साल में बच्चियों की शादी की जाती थी, और किस तरीके से, या आप मोहम्मद बिन सलमान का नाम चाहे एप्स्टीन से जोड़ दीजिए या किसी और चीज से जोड़ दीजिए, लेकिन यह भी एक सच है कि उन्होंने जो पिछली लड़ाई थी उसे बाकायदा याद रखा और इस युद्ध में घसीटा है। तब जाकर के उन्होंने ये दबाव, ये प्रेशर बनाया है अमेरिका के ऊपर कि ये सही वक्त है ईरान पर हमला करने का, और करवाया भी है, जैसा देखिए होता क्या वॉशिंगटन है पोस्ट में कहा। अभी इस पूरी डिबेट को जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स के इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास किया गया, जो कि आज विषय जो था हम उस विषय से भटक गए, उस विषय पर बात ही नहीं कर रहे कि ये लड़ाई जो है उसका मूल कारण क्या है और क्यों ये लड़ाई हो रही है, किस तरीके से आज ये अलग अलग जो मुस्लिम देश हैं वहां पर मिसाइल दागी जा रही हैं, और ये सच्चाई भी है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब ये कह देना कि वहां अमेरिकन एयरबेस थे, वहां पर केवल मिसाइल दागी गई हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, और एक बार प्रयास कीजिए अमेरिकन अखबारों को पढ़ने का और जो विदेशी मीडिया उसको पढ़ने का, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अन्य देशों में जो मुस्लिम देश हैं, मिडिल ईस्ट में आग लग रही है, और ये आग लगाने का काम कौन कर रहा है? इनकी खुद की सोच आज इनको झुलसाने का काम कर रही है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी हुई है, पूरा मिडिल ईस्ट झुलस गया है, और मिडिल ईस्ट झुलसा है अपनी ही कृत्यों की वजह से, अपने ही कामों की वजह से। छोटी छोटी सी दो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। जिस तरीके से खोकर जी ने भी कहा था, खोकर जी ने कहा कि अगर कोई भाई अपने भाई से दूर हो जाता है, उसमें दो चमाट लगाकर उसको साथ लाना चाहिए। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आपका भाई आपके खिलाफ खड़ा हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, इसलिए आपने अपने भाई को अपने से दूर किया, और उसके साथ लाने के लिए उसके देश में आप मिसाइल दाग रहे हैं। इसका मतलब आपसे गलतियां हुई हैं, आप स्वीकारिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से, क्योंकि आप में से शायद कितने लोग ईरान गए हैं, कितने लोग नहीं गए हैं, कितने लोगों को वहां की वास्तविकता पता है। अधिकांश लोगों को जो भारत में रहते हैं उन लोगों को पता है सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस वायरल हुए थे, जिन वीडियो में महिलाएं रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही थी। जब खामनेई जी की मृत्यु हुई उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी वहां की महिलाओं में थी। यहां मेरे भारत के अंदर, मेरे देश के अंदर अगर विरोध प्रदर्शन होता है, आपको दुख है, आप अपना दुख मनाइए। यातायात को दूषित करने का काम, यातायात को रोकने का काम, सरकारी संपत्तियों को जलाने का काम भारत के अंदर होता है। ये कितना सही है, इस पर भी ऐसे मौलवी और मौलानाओं को जो बैठकर यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए कि भारत में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से यातायात को रोकने के लिए रोडों पर जाम लगाया जा रहा है, वो भी गलत है। जिस तरीके से भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वो भी गलत है। आपका दुख हो सकता है, अपना दुख मनाइए, अपने घर में रहिए। ये देश संविधान से चलता है, इस देश को संविधान से चलना चाहिए। देखिए, ये वो बात लोग कह रहे हैं जो बीजेपी ने 3 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, 4 महीना जम्मू कश्मीर हाईवे को जाम करके रखा, एक दूध की बोतल तक नहीं पहुंच पाई जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वो लोग बोल रहे हैं, ये बात जो हर हफ्ते भारत बंद करते बोल रहे हैं, ये वही लोग बोल रहे हैं जब 370 धारा हटाई गई तब खामनेई साहब के कई बयान आए। ये वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को झुलसाने का काम किया, जिसने कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को झुलसाने का और उनको उनके घर से भगाने का काम किया। ये वही लोग बोल रहे हैं, ये वही लोग बोल रहे हैं। लोग हैं जो अभी देखिए, अभी बजरंग दल ने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी। ये वो लोग हैं, अपने हिंदू भाई की हत्या कर दी। ये वो लोग हैं जो हिंदू को नहीं छोड़ रहे। अभी होली के दिन कैसा कैसा वीडियो वायरल हुआ और किन किन लोगों ने थाने में शिकायत किया। होली के दिन हमने देखी है बहुत सारी वीडियो, आप जैसी मानसिकता के लोगों की बहुत सारी वीडियो हमने देखी हैं जो कि प्रदर्शन
जिस तरीके से आप हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं, ये नहीं चलेगा। अब देश का हिंदू जाग चुका है। अब सच्चाई का आईना दिखा दिए तो विचलित हो गए। थोड़ा धैर्य नहीं, रखिए। विचलित क्यों होंगे? सच को सच बोलने का साहस नहीं, थोड़ा हम सुन में है, लीजिए। शायद आप बोल नहीं पाएंगे। थोड़ा सुनिए ना। आपको सच बोलने से अरे डर भाई लगता है। सुनिए ना। अभी तो आप जिन अपने धर्म महिलाओं के बारे को में बता दिए सुनिए, कि 2 प्रकार जिन के महिलाओं सिया होते जिन हैं, महिलाओं का 4 वीडियो प्रकार के आप सुन्नी दिखा होते रहे हैं। हैं, अभी आप ही तो बोले, वो अमेरिका अभी आपने ही में बोला ना, शुरुआत अमेरिकन आपने के इसी तरीके क्या से की। करके ईरान के अंदर अभी कोई भी आपने बुर्का शुरुआत की ना या कि निकाब 2 प्रकार के पहनना सुन्नी जो होते है हैं। ये विषय नहीं है। 90 लाख लड़कियां मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, अभी आपने शुरुआती दौर में कहा कि 2 प्रकार के सुन्नी होते हैं, 4 प्रकार के शिया होते हैं। आपको असल मायने में अपने ही धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आपको अपने ही धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, और आप मेरे सनातन के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, कौन अछूत है कौन अछूत नहीं है। 4 लाख लड़कियां वहां पे ग्रेजुएट हैं, 90 लाख पीएचडी हैं साइंस से। और जिस तरह के बिना साइंस के वो मिसाइल नहीं बन गई है। आज दुनिया को अमेरिका जैसे देश को लोहा का चना चबवाना पड़ा, बिना साइंस के नहीं हुआ है। वो साइंस में, मैथमेटिक्स में, ज्ञान लेकर जब ज्ञान लोग में टीवी आते चैनल हैं। की डिबेट्स में इसलिए शामिल होते हैं ना, इब्राहिम तब बड़ा अटपटा सा लगता है कि आप कैसे पैनलिस्टों को लेकर आते हैं जो अपने आप को एडवोकेट भी बताते हैं, और आप अपने आप को बताते हैं कि वो इस मामले के विशेषज्ञ हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठ जाने भर से बात नहीं बनेगी, ये तथ्यों पर बात होनी चाहिए। इब्राहिम लिंकन ज्यादा जहाज अधूरा किसी ज्ञान नहीं अनुष्ठान चलेगा से नहीं साहब, डूबा है। यहाँ तथ्यों सुनिए पर ना। बात होनी चाहिए। यहाँ अरे पैनल में तथ्य बैठा बेकार है। हर एक व्यक्ति पढ़ा इब्राहिम लिखा लिंकन समझदार जहाज है। किसी अनुष्ठान से नहीं डूबा है। अनुष्ठान से नहीं डूबा अरे इब्राहिम नहीं लिंकन डूबा है जहाज, सर, विज्ञान से कौन डूबा। सा नहीं डूबा है। क्यों आप फाजिल अहमद जी वापस से उसी खबर पर आ गए? मैंने अभी आपकी उस खबर का खंडन किया था। नहीं डूबा है। आप मुझे मेरे चैनल पर मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से एक लिंक भिजवा दीजिए, एक लिंक भिजवा दीजिए जिसमें ये खबर छपी हो। दुनिया का सुपर पावर कहने वाले को घुटने के नीचे ला दिया, सुपर पावर को मिट्टी में मिला दिया। यह है ईरान के विज्ञान की ताकत, ये ईरान के बच्चों की विज्ञान की ताकत है। बातें करने से बात नहीं बनेगी, विषय पे बात कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये विज्ञान की ताकत है। विज्ञान के बोलिए, बारे में इमरान आप खोखर ना जी। कहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इमरान विज्ञान से खोखर जी आपका बोलिए। दूर दूर तक विक्रम भाई, हाँ। विक्रम भाई, आदिल भाई, मैं विक्रम भाई की बात का जवाब दे दूं। एक गुजारिश है, आप थोड़ा सा खामोश हो जाए। मैं विक्रम भाई की बात का बहुत सीधे शब्दों में जवाब देता हूं। विक्रम भाई ने ये कहा कि ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं तो तोड़फोड़ करते हैं, और मैं आपको एक ऐतिहासिक पल से बताता हूं कि 3 इस देश में आंदोलन हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहला गुर्जर आंदोलन, जिसके अंदर राजस्थान में पटरिया तक उखाड़ के साइड में फेंक दी गई थी। दूसरा आंदोलन था गुजरात का पटेल आंदोलन, जिसमें तकरीबन 40 से 50 लोग मरे, और तकरीबन रिकॉर्डेड सरकारी आंकड़ा है 24 से 25 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां जलाकर खाक की गई। तीसरा आंदोलन हरियाणा का जाट आंदोलन, जिसमें तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जला के खाक कर दी गई। वहां कोई मुसलमान मौजूद था? इमरान पटरिया खोखर उखाड़ी जी। गई, मुसलमान कोई मौजूद चलो था? इमरान, समझ लीजिएगा इमरान जी, जिस तरीके से ये तो आपने 3 आंदोलन बताए, मैं वर्ष के अंदर कम से कम 300 आंदोलन आप जैसे लोगों द्वारा जो किए जा रहे हैं उनके बारे में बता देता नहीं हूं। नहीं, एक मिनट, अगर हिंदू एक मिनट इमरान खोखर जी, आप मुझे लगता है कि उस विषय को कहीं और ले जाकर के कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की मौत पर प्रदर्शन, आपने जिन आंदोलनों का जिक्र किया वो अपने हक के लिए प्रदर्शन किए गए थे। अब वो सही तरीके से किए गए थे, गलत तरीके से किए गए थे, उसमें पूरी मामले में कोर्ट तक चीजें भी पहुंची थी। अब आप मुझे ये बताइए कि उसमें तो ये तक कहा गया कि 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता है, तो वो तो आरक्षण के लिए था, किसी की मौत पर थोड़ी ना मातम हो रहा था। वो अलग प्रदर्शन थे, ये प्रदर्शन अलग थे, जिस पर उमर अब्दुल्ला को खुद आगे आकर के लोगों के साथ मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, बैठकें करनी पड़ रही हैं, यह सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि उस जगह पर फिर से अशांति ना हो, जिसने सब कुछ खोकर के शांति के मार्ग में आना चुना है। ये कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। मीनाक्षी जी, हाँ। लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरा निवेदन ये है कि विषय चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन नुकसान तो मेरे देश का हुआ था ना, चाहे कितना भी हुआ हो। अब मैं, चलिए छोड़िए इस बात को भी, छोड़िए, हम और आगे चलते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जिस दुनिया को, इस्लामिक वर्ल्ड को, अरे विक्रम भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुन लीजिए विक्रम। जिस इस्लामिक वर्ल्ड को अमेरिका की CIA ने कई विभागों में बांटने का काम किया, शहीद इमाम आयतुल्ला खुमैनी साहब की शहादत ने उस इस्लामिक वर्ल्ड को आज हक और नाहक की बुनियाद पर लाके खड़ा कर दिया है। एक वो है जो जालिम है, अमेरिका और इजराइल, और मजलूम
वो अरब वर्ल्ड है जिसके यहाँ पर उन्होंने अपने बेस बना रखे। अब मैं बार बार इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का रेमिटेंस गल्फ कंट्री से जो लोग हमारे वहां काम कर रहे हैं, सभी सब धर्म समुदाय के भारतीय लोग वहां से भेजते हैं। मुझे उसकी परेशानी है। अगर वॉर 1 महीना भी चलता है तो 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत का होगा। आज हमारे ऑयल प्राइसेस के लेकर जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से जहाज गुजरने की जो परेशानी चल रही है, आज ही हमारे 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर के अंदर बढ़ गए। कुल मिला के इस बात को समझा, हमारा चाबहार पोर्ट जहां पर हमारे 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे यूएस ने बॉम्ब किया। अब क्या हो रहा है कि ये सारा नुकसान मेरे देश का नुकसान है। अब हमारे देश का नुकसान इसमें ईरान का हमारे बीच में होना काफी जरूरी है, क्योंकि चाबहार वो इलाका था जो सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम बात करें फैक्ट के ऊपर, अगर हमारा रेमिटेंस बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। चाबहार के अंदर उसमें उस प्रोजेक्ट को डिले कराया गया, उस रेलवे प्रोजेक्ट जो था उसको डिले कराया गया, उसमें भारत की भागीदारी को कम किया गया। आप पूरी बात करिए ना विक्रम भाई, रेलवे प्रोजेक्ट अलग है और मैं चाबहार पोर्ट की बात करता हूँ। चाबहार पोर्ट से जो रेलवे रेलवे परियोजना बनाई गई, सुनिए आप सुनिए, केवल चाबहार से बात नहीं बनेगी, चाबहार के बाद भी जो रेलवे परियोजना बनाई गई। विक्रम भाई विद इन 10 सेकंड आपकी बात खत्म कर रहा हूँ। अरे विक्रम भाई बात तो सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बहुत शांति से सबको सुनता हूँ धैर्य से। मेरा निवेदन सभी से यह है, चूंकि हम गांधी बुद्ध के और महावीर स्वामी के देश से रहे, इस दुनिया को हमने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे देश की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चाहे गलत हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको गलत कहा जाए, उस गलत के साथ खड़ा ना हुआ जाए, जालिम का साथ ना दिया जाए। कल अगर ईरान कोई गलती करे तो हम उसके भी साथ खड़े नहीं रहेंगे। अगर कल सऊदी कोई गलती करे हम उसके साथ भी खड़े नहीं रहेंगे। अमेरिका करे, इजराइल करे, या कनाडा करे, इंग्लैंड करे, दुनिया का कोई भी देश अगर वहां पर जुल्म करता हो, हम हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे, उसका धर्म नहीं देखेंगे। ये हमारा देश की संस्कृति कहती है और हमें वो समझना चाहिए। क्या 160 साहब एक बात बताइए मुझे, 160 बच्चियों की स्कूल पर बम गिरा देना, ये क्या इंसानियत के तौर पे जायज है? अगर आप इसको जायज मानते हैं तो फिर मान लीजिए। नहीं खोकर साहब, मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत लंबी चौड़ी सी बात आपने कह दी टीवी चैनल के माध्यम से। जिस तरीके से इजराइल के त्योहार के समय पर वहां पर गाजा के जो हूती और ये जो आतंकी संगठन थे, उन्होंने हमास के जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से वहां के लोगों को बंधक बनाकर मारा, वो कितना सही था? क्या आप उस जो नरसंहार किया गया उसके समर्थन में है? देखिए, मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं। मैं कल भी मीनाक्षी जी के डिबेट पे बैठा था और मैंने उनसे यही बात कही थी कि अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा किया गया कृत्य को हम आतंकी कृत्य मानते हैं। तो इजराइल और यूएस ने जो ईरान के ऊपर बेवजह की बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी, उसको भी हम आतंकी कृत्य क्यों ना माने? कारण तो अच्छा ठीक है, इमरान खोकर जी, विक्रम जी रुकिए जरा। ये जो आप लोग बार बार एक ही डिबेट में बैठ करके ये 160-65 बच्चियों की बात करते हैं, उसका दर्द हर व्यक्ति को है। जो वहां पर कब्रें खुदी हैं, जो एक लाइन से खुदी है, उसका दर्द हर व्यक्ति को है। लेकिन वो तो तस्वीरें सामने आ गई। जो तस्वीरें अभी ये जनवरी और फरवरी के बीच में वहां पर प्रदर्शन चल रहे थे, उन महिलाओं के सामने नहीं आई। उनका दर्द किससे है? उनके लिए ये मातम किसने किया? ये जरा देखिए तस्वीरें। मौलाना असलम रिजवी जी, इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर ये महिलाएं क्यों जश्न मना रही हैं, क्योंकि जनवरी से फरवरी के बीच में इन्हीं महिलाओं के साथ जब अभद्रता की गई है, इनके भ्रूण खींच लिए गए हैं, इनके रेप किए गए हैं, 8,000 से 9,000 लोगों को सीधे तौर पर फांसी दे दी गई है, तो वो भी तो ईरान में ही हुआ था। अब ये तमाम जो मुस्लिम और भी देश है, ये ईरान के समर्थन में ये इसीलिए खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बार बार वही वाली बात शुरू हो जाती है कि सऊदी अरब अपनी वो पुरानी वाली लड़ाई खींच रहा है ईरान के साथ, इसलिए ये शिया और सुन्नी वर्सेस हो जाता है और ये एक साथ आते नहीं है। असलम जी, ये जो आपने वीडियो दिखाया है, जो आप दिखा रही हैं, कभी टाइम मिलेगा तो इसको आप गिन लीजिएगा। इसमें मुश्किल से 200 से 300 महिला आपको मिलेंगी। और ये वो महिला जो इसके प्रोटेस्ट के बाद जो तेहरान में, सिर्फ तेहरान की मैं बात कर रहा हूँ, 3 लाख महिलाएं जमा हुई थी और इनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ये तो और सिर्फ ये एक कहा था वीडियो कि है। ये सिर्फ एक वीडियो है। इसमें महिलाएं 200 हैं, 2,000 हैं, 2.5 लाख हैं, ये आप नहीं बता सकते। ये सिर्फ एक वीडियो है। अब आगे आइए। लेकर ये ईरान ने भी कहा है और दुनिया जानती है, ये मोसाद की एजेंट है, पैसा लेके। अगर आप कोई भी चाहे, आप ईरान में घूम रहे हैं और ये ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट नहीं पाए जाते हैं? कहा नहीं है, बताइए। अरे ये खुलेआम घूम रहे हैं।
जी हाँ, खुलेआम पैसा लेकर। हाँ। यही तो बात है ना कि देखिए, लोग कहते हैं मान लो गोली चला देते हैं, मार देते हैं। हाँ। ये खुलेआम जो है बगैर हिजाब के घूम रही हैं, इसीलिए ईरान का इनको पूरी नुकसान हुआ। आजादी है। ये जो है, ये इस बात की दलील है कि ईरान में महिलाओं को आजादी है सब कुछ कहने के लिए। ये 400 से ज्यादा महिलाएं नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन 30 लाख महिलाएं तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत में और वहां की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी हिमायत में निकली है। वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी साजिश है वेस्टर्न कंट्रीज की कि ईरान को इस तरीके से कमजोर किया जाए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ऐसा है? मैं तो सिर्फ इनसे ये सुन रहा हूँ काफी देर से, मैंने सोचा मैं कि बहुत समझदार होंगे। मैं ये पूछना नहीं, चाहता ईरानी हूँ मामलों के आप, जानकार भी हैं, लंबे वक्त तक रहे भी हैं, ऐसा भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। इनसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि अयातुल्लाह खोमैनी साहब ने महिलाओं के लिए 9 साल की उम्र कर दी थी शादी के लिए, और संसद से बिल पास हुआ था, उसका विरोध हुआ था वहां पर। क्या ये जायज था? कहाँ देखा है? क्या इस्लाम ये इसकी कहाँ इजाजत देखा देता है? क्या ये आज के या परिप्रेक्ष्य में ये 9 उचित साल है? वाली क्या बात इसको कहाँ सपोर्ट देखी करते है हो आपने? आप? सपोर्ट करते हो इसको आप? ये आपने कहाँ देखा है? मुझे भी दिखला दीजिए, मेरे इल्म में क्या इजाफा बात हो करते हो जाएगा। आप अपडेट नहीं है क्या? आयतुल्लाह इतना खामनाई ने हंगामा ये 9 साल की एज बताई है, ये भी एक साजिश है, एक प्रोपेगेंडा है। मुझे प्लीज आप जो है मेरा नंबर ले लीजिए मीनाक्षी जी से और मुझे भेज दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी इस पे डिबेट हुई थी, खोखर साहब ने कहा था कि भाई अगर कोई रजस्वला से हो जाए तो उसके इस्लाम के हिसाब से वो शादी लायक हो जाती है। अभी कल परसों में 3-4 दिन कल ही पहले हुई ये थी। डिबेट हुई थी, और आप कह रहे कहाँ हुआ? आपको कुछ पता ही नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो फिर क्यों डिबेट में बैठते हो? या तो अपडेट होकर बैठिए। ये इनकी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था कि 9 साल की लड़की की शादी की उम्र कर दी थी इस 9 साल वाली बात आपने देखी है? खुद देख कर आप आए हैं कहीं किसी जगह पर, या सुना है आपने? ये साहब, मैंने इस पर बहुत आप मेरे सवाल का डिबेट जवाब दीजिए रावत भाई। हो सकता है बहुत फाजिल मोहब्बत अहमद प्यार साहब से मेरे हम साथ लोग बात डिबेट में रहे करेंगे। हों, उस समय तो आप रावत भाई, डिबेट बहुत मोहब्बत क्या? प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। ये सुनी सुनाई बात आपकी है या आपने खुद किसी जगह देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा, ये बता दीजिए आप। देखा है टीवी डिबेट के ऊपर आया, वहां हंगामा हुआ, ईरान के अंदर हंगामा हुआ, वहां के अखबारों में आया, न्यूज चैनल पे आया, और बहुत सारा 1.5 से 2-3 महीने तक हंगामा चला है। आप कह रहे हैं कहाँ देखा है? प्रोपेगेंडा है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है व्हाट यू आर गिविंग टू अस। आप वहां के अगर आपने कहीं देखा तो कहीं देखा होगा ना, वहां के गृह मंत्री थे, या आप पर कोई फरिश्ता नाज़िल हुआ था? चलता है जो मीडिया के अंदर चलता है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो अखबारों में आता है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड न्यूज बनती है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नहीं, आपके मौलाना पास सही असलम इन्फॉर्मेशन है। मौलाना असलम जी, सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक ही चर्चा चाहते हैं तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि शरिया कानून के हिसाब से महिलाओं की शादी कब की जा सकती है? शरिया कानून लागू था ईरान में, इस पर चर्चा कल हुई थी, इस पर कल चर्चा हुई थी और मैंने सुना नहीं, और उसके बाद मैं इमरान खोखर जी के साथ खड़ी भी रही। इमरान खोखर जी उस वक्त भी नहीं बोले कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है। इस बात पर हमने पूरी चर्चा कल की भी थी। हाँ, एज लिमिट नहीं है शादी की, याद रखिएगा। शरिया कानून लागू था वहां पर, शरिया कानून लागू है, था भी नहीं है लंबे वक्त से। तो शरिया कानून के हिसाब से बच्चियों की शादी कब हो जानी चाहिए, इस्लाम के हिसाब से कब हो जानी चाहिए? मैं बताता हूँ। मैं देखिए, ये सवाल जो है इमरान भाई से बेहतर मैं बताऊंगा। इस्लाम ये कहता है कि जब लड़की शादी करने के लायक हो जाए, जिस फिजिकली और मेंटली अगर लायक हो जाती है शादी के, तो शादी आप कर दीजिए। हो सकता है कि वो 16 साल में हो जाए, हो सकता है वो 20 साल में, हो सकता है 22 साल में हो। कोई एज लिमिट इस्लाम ने नहीं दी है। और ये जो 9 साल वाली बात है, ये मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। ये टोटली रॉन्ग है। और आपके चैनल के जरिए से, इतना अच्छा चैनल है मीनाक्षी जी, मैं डिनाई कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये बात तो हमेशा होती है ना कि इस्लाम के हिसाब से बच्चियों की शादी तब हो सकती है जब वो यौवन को प्राप्त कर ले, जब वो रजस्वला को प्राप्त कर ले। तो वो तो 8 साल में भी हो सकते हैं, 9 साल में भी हो सकते हैं, 12 साल में भी हो सकते हैं। ये सच है ना मौलाना असलम? होना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, होना चाहिए और हो सकती है में बहुत फर्क है। ठीक है, आप कह रही हो सकती है, कह रही हैं आप, ठीक है, और वो साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से वापस आते हैं और इमरान खोखर जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा भी करिएगा और जरा ये भी बताइएगा, ये जिस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है अभी, क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो यहूदी वर्सेस ईरान हमने देखा आज, क्योंकि ये सोशल मीडिया पोस्ट से, खामनेई के सोशल मीडिया पोस्ट से एक पोस्ट किया गया, ICBM उन्होंने उसमें लगाई, उसके बाद उन्होंने लिखा कि यहूदियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये यहूदी वर्सेस शिया तो अब कहीं से रह नहीं गया है, क्योंकि
ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम देश आगे आकर के खड़ा नहीं हो रहा है, और उसकी वजह क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, अहमद मैं जी। थोड़ा सा कल मैं आपके पास आऊंगी, ये फाजिल जी से मेरा सवाल था। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब दूंगा। एक तो रावत साहब ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम हमारे देश में बनाना पड़ा। इस हद तक हमारे देश में बच्चियों की शादियां होती थीं, और कौन समाज के लोग करते थे? उनके लिए सरकार को फाजिल आगे आना अहमद पड़ा। जी, और हर हमारे देश से में नीचे बाल है क्या विवाह आपका देश? अधिनियम बना के उसको फाजिल रोक अहमद लगाई। जी, हर देश से नीचे है आपका देश, जहां आपको इस बात का जिक्र करना पड़ेगा? हर देश बुरा से मान नीचे है आपका देश? आप जिस देश में रहते हैं वो हर देश से नीचे है क्या? हमारे देश को हाँ, इतनी कम उम्र की लड़कियों की शादियां होने लगी हमारे देश हर के अंदर, देश में हो रही थी हर प्राचीन समय से। कब से कि बाल कब विवाह से अधिनियम समाप्त बनाना कर दिया पड़ा। गया? दहेज निरोधक अधिनियम बनाना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ, अस्पृश्यता निवारण असम अधिनियम बनाना पड़ा। असम में SC, पिछले ST एक्ट बनाना सुनिए पड़ा। सुनिए सर, सुनिए फाजिल अहमद जी, आप ही जवाब दीजिएगा। असम में 1.5 साल पहले एक नियम बनाया गया हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, जहां पर 14 साल की बच्चियों का विवाह होता था, और उसमें कौन लोग करते थे वो आप भी जानते हैं कि 14 साल में किसी भी बच्ची का विवाह नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो कानूनी तौर पर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। असम में तो अभी भी बना है, लेकिन क्या हर देश के बनाम आपको अपना देश रखना, उदाहरण देना सही लगता है हर बार? वो एक मुख्यमंत्री हैं, जो ये कानून देश का कानून है, पार्लियामेंट में पास कानून है कि वो हर लड़कियों कोई की जानता शादी है, किस असम में उम्र फिर भी हो रहा था। में होगी। तो यही तो पॉलीगैमी मैं से कह रहा हूं लेकर के छोटी बच्चियों की शादी तक उन्होंने अभी फिर भी बदला है उस चीज को। किसको रोकने के लिए बना? हाँ। बाल विवाह अधिनियम कौन कर रहा था? किसके लिए रुका बना ये कानून? दूसरा, अभी विक्रम जी ने कहा कि चाबहार में पेट में बैठ गए। फाजिल जी को पता असल में है नहीं, पता सनातन नहीं धर्म ये में कहाँ अगर से बाल कहाँ विवाह लाते था हैं चीजें। तो इतना भी पता होगा कि वो केवल विवाह था, गौना होता था। हमारे यहाँ की परंपराओं को समझना पड़ेगा, सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। सनातन धर्म के विषय में आपको जानकारी है नहीं, आप सनातन धर्म के बारे में सा तक नहीं जानते हैं, आप सनातन धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। फाजिल अहमद जी, सनातन धर्म में अगर बाल विवाह होता था वो केवल विवाह होता था, दो परिवारों का संबंध बन गया, एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की की विवाह हो गया, मगर गौना उसी समय पर होता था, वो समय निर्धारित है जिस समय पर होना चाहिए। आपको असल मायने में सनातन के विषय में बोलने का बहुत शौक है, आप सनातन के बारे में जानते हैं नहीं। अगर हमारे धर्म एक बार शादी हुआ, आप बताइए ना कि आपका 2 बार शादी हुआ कि 1 बार शादी हुआ? तो सनातन धर्म के बाल विवाह अधिनियम क्यों बना? अगर सनातन धर्म में कहीं भी कोई भी छोटी सी भी कृति निकली तो उसका विरोध करने वाला भी सनातनी था। तो आपको जानकारी तो है नहीं, आपको पता नहीं गौना क्या होता है, आपको पता नहीं विवाह क्या होता है, आप तो बस लगे कहीं पढ़ लिया आपने, कहीं वो असल में होता क्या है। आप जैसे लोगों के साथ आप इधर उधर से कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं और आकर वो ज्ञान देने लगते हैं। आपको पहले अगर किसी विषय में जानकारी ना हो तो पहले अपने किसके लिए फैक्ट्स को बना? चेक कर लीजिए। मुसलमान के लिए बना कि सबके लिए बना? सनातन धर्म क्या है, सनातन आखिर धर्म शादियां की हो परंपरा रही क्या थी ना है? देश में। बाल विवाह केवल विवाह था, उसके बाद गौना तभी अच्छा, होता था दहेज निरोधक जब अधिनियम बच्चे की किसके लिए आयु बना? पूरी हो जाती थी, सही दहेज आयु में निरोधक उसका गौना होता था। फाजिल अहमद बस जी, वही- फाजिल अहमद जी, क्या ये यहाँ पर हो रही कुरीतियों के बारे में है? और जो कुरीतियां थी उन्हें समाप्त जब कर दिया गया है तो आप उसमें डिबेट में ला करके उन्हें क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं वक्त को? आपसे यहां अभी मैंने किससे पूछा? यहां मैंने अभी असलम जी से पूछा, उन्होंने सारी चीजें बता दी। मैं उस सवाल को छोड़ करके आगे बढ़ गई। मैं आपसे यहूदी वर्सेस शिया वर्सेस सुन्नी वर्सेस तक आ गई, आप वापस से वहीं आ गए। आप तो ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कुछ अच्छा नहीं है, छोड़ करके ईरान क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते आप? फिर किस बात के लिए आपको इतना प्रेम है इस देश से? क्यों रहना है? ईरान मना थोड़ी करेगा आपको अपने यहाँ रखने से। वहां तो वैसे भी 9.5 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की, आपको भी वो रख लेंगे। आपको जब इस देश में सिर्फ और सिर्फ खामियां नजर आती है तो छोड़ करके शिफ्ट हो जाइए फिर। तो हमने कहा कि कानपुर से दिल्ली 25 साल हो गया सुनते सुनते कि 4 लेन। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थी तब से सुन रहे हैं, चार ट्रैक सर, बनने मैं हैं। यहाँ से आपको हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रही हूँ, जो अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है। आपने जाना दिल्ली है लेकिन बैठना प्रयागराज की ट्रेन में है। अब प्रयागराज में उतरेंगे या फिर वहां से चले जाएंगे या आप भी नहीं जानते हैं। इमरान खोकर जी, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। आज क्योंकि खामनेई के एक्स पोस्ट से एक पोस्ट किया गया आईसीबीएम के साथ और उसमें लिखा गया कि हम इजराइल में रिजीम चेंज करेंगे और यहूदियों ने जो किया है हम उससे सबक सिखाएंगे। तो यहूदियों को तो बहुत लंबे वक्त से डर था ईरान से, और ये 2024 में और ज्यादा पुख्ता इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त एक बात कही गई थी कि जिस दिन हमने परमाणु हथियार बना लिए उस दिन हम यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे। तो ये यहूदी वर्सेस शिया छोड़ करके कहीं शिया वर्सेस सुन्नी तो नहीं हो क्या?
देखिए ये पूरी लड़ाई, ये पूरा वॉर ना तो शिया वर्सेस सुन्नी है, ना हाँ। यहूदी वर्सेस शिया है। ये लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, ये लड़ाई हक और नाहक के बीच की लड़ाई है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ बड़े ही शांत तरीके से, कि आप जरा शिया कम्युनिटी को देखिए। शिया कम्युनिटी किनको फॉलो करती है? शिया कम्युनिटी उस शख्सियत को फॉलो करती है कि जो मात्र 72 लोग थे और हजारों की संख्या में करबला में सामने यजीद की फौज थी, और ये मात्र 72 लोग थे, लेकिन इन्होंने हक का दामन नहीं छोड़ा, इन्होंने सच को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना साहस नहीं खोया, और उनके साथ लड़ते 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 शहीद हो गए। आज तकरीबन 1350 साल बाद भी उनकी शहादत के किस्से, उनके नाम इस दुनिया में बाकी है। उनकी शहादत के किस्से किताबों में पढ़ाए जाते हैं, उनकी शहादत के किस्सों से लोगों को हिम्मत मिलती है। अब अमेरिका को ये लगा, अब मैं उसको आगे ले चलता हूं, अमेरिका को ये लगा कि हम अगर जाएंगे तो जिस तरीके से हमने सद्दाम के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया, वहां की पब्लिक अगेंस्ट की और सद्दाम को हटा दिया, हम जाएंगे लीबिया के तानाशाह मोहम्मद अल गद्दाफी के पास, वहां पर जाएंगे तो हम वहां पर अटैक करेंगे, वहां की जनता फिर वहां से रिपीट होगी और फिर वहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन साहब ये जितने भी नाम थे, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये ज्यादातर जो रिजीम है वो पॉलिटिकल रिजीम थी। आपको ये समझना होगा कि ईरान पॉलिटिकल रिजीम नहीं है, ईरान एक तहरीक की रिजीम है, ईरान एक रिलीजियस रिजीम है। वहां के जो सुप्रीम लीडर है उसको वहां पर वो सब धर्मगुरु का उनको ओहदा मिला हुआ है, और वो लोग अपने मजहब को फॉलो करने वाले हैं। और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है जो कल बदल जाएगी, कि आज कांग्रेस में कल बीजेपी में चला जाएगा, परसों खोकर साहब ये बताइए, खोकर साहब सुनिए, देखो हम बात करेंगे बड़ी लॉजिकली, आपसे बात करके अच्छा लगता है। आप मुझे ये बताओ, अरे सुन वो लीजिए, धार्मिक के इमरान शियाओं खोकर के जी, सुन धार्मिक लीजिए। गुरु भी हैं, लेकिन क्या धार्मिक गुरु 1500 आदमी यहूदियों को मरवाने के लिए क्या उनको सपोर्ट करेगा? एक धार्मिक गुरु क्या किसी का जेनोसाइड कराएगा? क्या? देखिए धार्मिक आदमी। बहुत सीधी सी बात बताता हूं, धर्म युद्ध के अंदर, जब हमारे महाभारत के अंदर हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अधर्म की बात आ जाए तो तुम अपने भी मत सोचना, तो उसी निर्दोषों को तरीके नहीं से मरवाया, निर्दोष कोई नहीं मारा गया, जो युद्ध लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे। आप ये बताइए कि निर्दोष आदमी, जो आदमी अपना उत्सव मना रहे हैं, या तो वार्निंग दे करके उन्होंने शंख बजा के युद्ध किया, उन्होंने शंख बजा के युद्ध किया कि देखो अब हम शंख बज गए और युद्ध चालू है। इतनी कायराना हरकत, क्या आप एक निर्दोष आदमी? ना देखिए, कायराना हरकत होती थी रावत साहब, कायराना हरकत होती ना तो बंकर में छुपे होते, इस तरीके से सामने खड़े होकर शहीद नहीं होते। और अमेरिका जैसे बातें करेगा, क्या उन लोगों को सपोर्ट करेगा, जिहादियों आतंकवादियों को, कि जाओ निर्दोषों को मार दो? दुनिया के बड़े बड़े विश्व गुरु बने हुए हैं लोग, उनके सामने अपने नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। उस अमेरिका के सामने एक 86 साल का बुजुर्ग सीना ताने खड़ा और खड़े लेते हुए अपने दुनिया देश के लिए शहीद हो गया। अरे कहाँ, CIA और मोसाद ने बताया ना कि कहां पर हैं वो। उनने शहादत दी, डरा नहीं, आदमी लड़ा। हाँ। और ये लड़ने की शहादत का जज्बा उनको करबला से मिला। आपको कैसे पता कि वो शहीद हो गए हैं? अभी तो फाजिल अहमद जी कह रहे थे कि वो जिंदा हैं, और अभी तक कोई तस्वीर भी नहीं आई है। ये तो कितने बार उनके मरने की खबरें, तो कितने बार सोशल मीडिया पर आग पकड़ती रही हैं। 2007 रहा हो, 14 रहा हो, 2025 अभी पुराना साल जब वहां पर हमला हुआ था, तब भी यही नैरेटिव सेट किया गया था। अब देखिए, एक तो उनके सुपुर्द खाक की जो तिथि थी, असलम जी सुपुर्द खाक की तिथि बदली गई, और उसके बाद एक हफ्ते तक सुपुर्द खाक को लेकर के कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट भी हो सकता है कि आपने मान लिया, आपने कह दिया दुनिया के सामने और ऐसा हो गया। और दूसरी बात ये कि उन्होंने शहादत नहीं दी है, उन्हें मारा गया है, और ये आप सब इसी टीवी डिबेट में मौलाना असलम रिजवी जी कहते रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमला किया, मोसाद के एजेंट्स ने जो जानकारी दी, CIA के एजेंट्स ने जो जानकारी दी, उस सटीक जानकारी की वजह से ये सब कुछ हो गया। ये खबर मैं आपको बता दूं कि आयतुल्लाह खामनाई का घर ऐसी जगह पर है कि मोसाद क्या, आप भी जाइएगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा। ये सब तो इस खबर को बहुत बड़ा करने के लिए वेस्टर्न मीडिया ने ईरान को छोटा दिखाने के लिए किया कि साहब मोसाद ने बता दिया तो हमला कर दिया। इस वक्त दुनिया में कौन कहाँ रहता है सैटेलाइट से सब मालूम हो जाता है। आयतुल्लाह खामनाई का घर जो है, ऊपर से आप चाहें तो अभी आप बैठे बैठे चेक कर सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि
मीडिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न मीडिया ने एक खबर फैलाई कि खामनाई साहब जो है बंकर में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जून से लेकर आज तक 1 घंटे के लिए भी खामनाई साहब बंकर में नहीं गए। उनको लोगों ने कहा कि आप बंकर में जाइए, तो उन्होंने कहा जब 9.5 करोड़ लोगों के लिए बंकर की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं बंकर में जाऊंगा। 1 दिन के लिए बंकर में नहीं गए हैं। और ये बात जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि साहब फलां ने बता दिया कि वो कहाँ छुपे हुए थे, वो अपने घर में थे। उनका घर आप देखिएगा तो उस पर हैंड ग्रेनेड भी अगर कोई मार देता ना। अच्छा, ये तो जो घर उनका तस्वीर गिर चल रही है, जाता। क्या ये उनके आशियाने की नहीं है? ये उनके घर की है और वो शहीद हो चुके हैं। हाँ। और उनकी जो तदफीन वगैरह, नमाज जनाजा वगैरह इसलिए नहीं हो पा रही, मैं बता दूं कि ईरान की पब्लिक पागल हो चुकी है। और उसने कहा है कि जिस दिन भी आप ये प्रोग्राम करेंगे हम लोग सब के सब आएंगे। ईरान में 9.5 करोड़ की आबादी है, उसमें ऐसा लगता है 2 करोड़ लोग कम से कम। अयतुल्लाह खुमैनी, इमाम खुमैनी जब दुनिया से गए थे तो 90 लाख लोग थे उनके जनाजे में। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 2 करोड़ आएंगे। और ये इजराइल, इसीलिए सुपुर्द खाक की जो तिथि है, जो तारीख है, वो नहीं बताई जा रही है। लेकिन विक्रम जी, नहीं बताई जा रही क्योंकि है, जंग चल रही है मैडम। ठीक है, जंग चल रही है इसलिए नहीं बताई जा रही है। लेकिन विक्रम गोस्वामी जी, अगर अभी हम देखते हैं, अभी जो हम स्थिति देखते हैं उसमें ईरान पूरी तरीके से अलग थलग और अकेला नजर आता है। बिल्कुल ठीक बात है। ईरान अगर अपने ही पड़ोसी देशों पर मिसाइल दागेगा तो अलग थलग ही नजर आएगा। अगर ईरान को सपोर्ट लेना था तो वो बात करता। उसने लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों पर जिस कदर मिसाइलें दागी हैं, वो तो चाहता था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आसपास के वातावरण को, मिडिल ईस्ट को जला दूं, जितना ज्यादा उस पर अटैक कर सकता हूं। उन्होंने किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि आज वो अकेले हैं। क्या उनके पड़ोसी मुल्क उनके साथ नहीं आ सकते थे? शिया सुन्नी की जो बात चल रही थी, असल मायने में बात यही है कि ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं शिया वर्सेस सुन्नी हो चुका है। क्योंकि अगर कोई सुन्नी मुल्क उस ईरान के साथ आता तो उससे साफ स्पष्ट हो जाता, मगर वो चाहते थे कि आसपास के जितने भी सुन्नी देश हैं उनमें मिसाइल दागी जाए और बहाना आड़ केवल और केवल इस बात की ली जाए कि उन्होंने अटैक जो है वो अमेरिकन एयरबेस पे किया है। मैं एक बात और बता दूं कि ईरान ने इस खबर का खंडन किया मैडम मीनाक्षी जी कि आरामको पर ईरान ने मिसाइल मारा है। ये ईरान ने इसका इनकार किया है। फिर सऊदी अरब क्यों कह रहा है ऐसा मौलाना? सऊदी अरब जो वो उसने कहा है कि हम चेक करेंगे। और ये ईरान ने कहा है, कहिए तो मैं आपको भेज दूं, आपको चेक करना हो तो मैं आपको भेजता हूँ कि ईरान ने खंडन किया है। हाँ। और ये कहा है कि मोसाद के एजेंट सऊदी में पकड़े गए हैं। हाँ। उन्होंने इसको जो है जंग को उनको शामिल करने के लिए। हाँ। अभी आपने कहा था, किसी ने कहा था कि किसी भी जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने हमले के बाद भी ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। क्यों? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि इस पर तो बयान आया ना, चाइना के भी बयान आया, रशिया का भी बयान आया, नॉर्थ कोरिया का भी बयान आया, तो ये झूठ कोई क्यों बोलेगा? इन पर हमला हुआ है। हाँ। उन्होंने ईरान के खिलाफ बोला क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान ने सिर्फ अमेरिकन बेस को मारा है। हाँ। और क्राउन प्लाजा होटल के जो लोग मिसाल दे रहे हैं, क्राउन प्लाजा होटल जो है, वहां पे मोसाद के लोग और वहां पर इजरायली वो जो आर्मी के लोग थे, जहां पर जो बेस बहरैन में था, वो शिफ्ट किए गए थे क्राउन प्लाजा पे। और ईरान ने ये बात पहले कही थी कि जिस होटल में ये रुकेंगे हम उस होटल में मारेंगे। आप उनके रहबर को, उनके लीडर को मार दें और ईरान बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई थी ना। देखिए रिजवी जी सुनिए, देखिए बुर्ज खलीफा की ऐसी तस्वीरें आई थी, आपने क्राउन प्लाजा की बात की, उसकी तस्वीरें ऐसी आई थी, आपने एक खबर उसमें जोड़ दी कि सऊदी अरब में जो आरामको पर अटैक किया गया वो दरअसल एजेंट्स की तरफ से किया गया ताकि उसको पूरे युद्ध को भटकाया जा सके। अब ये भी जो सच है वो खुद सऊदी अरब भी अपनी जबान से बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।